नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र स्वर्ण। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर के जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया है। यह आपके सहयोग के कारण ही हुआ है और अब पॉजिटिव केस आ जरूर रहे हैं, पर उससे ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अन्नदाताओं को प्रणाम करता हूं। अन्न उत्पादन के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और अब तक हमने 1,25,60,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। भारत सरकार, विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत दिनों से बुंदेलखंड, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर जैसे जिलों में जो हम चने की खरीदी कर रहे थे, उसमें कुछ क्षेत्रों में बाधा इसलिए आ रही थी कि चने में तिवड़ा की भी कुछ मात्रा मिली हुई थी। तिवड़ा मिश्रित चना खरीदने पर रोक लगी थी, इसलिए मेरे कई किसान भाई और बहन अपने चने को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच नहीं पा रहे थे। अब बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच लगभग 900 रुपए का अंतर था। इसके कारण उनको घाटा हो रहा था। हमने आग्रह किया भारत सरकार से और मुझे प्रसन्नता है और इसलिए मैं धन्यवाद देते हुए कह रहा हूं कि अब तिवड़ा मिश्रित चना समर्थन मूल्य पर खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। मेरे अपने ऐसे किसान भाइयों को जिनके पास तिवड़ा मिश्रित चना है, कहना चाहता हूं कि हम 30 जून तक चने की खरीदी का कार्य जारी रहेंगे। आप जल्दी ना करें और ना चिंतित हो, अब तिवड़ा मिश्रित चना भी खरीदा जाएगा और यह सब आपके सहयोग के कारण हुआ है। अब पॉजिटिव केस आ जरूर रहे, लेकिन उससे ज्यादा लोग घर ठीक होकर जा रहे हैं। स्वास्थ्य की अधोसंरचना नीचे तक हमने सुदृढ़ की है और तेजी से आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। असावधान बिल्कुल ना हो। अगर भारी भीड़ बाजारों में निकल पड़ी, हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, हमने फेस कवर, चेहरे पर मास्क नहीं लगाया या फेस को हमने ढका नहीं गमछे से, और हमने स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा, तो ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि किसानों से खरीदे गए गेहूं में से लगभग 96% गेहूं सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गया है। जिन स्थानों पर खरीद जारी है, वहां बारिश के कारण गीला होने के बावजूद भी किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। और संवाददाताओं से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 1,25,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हो चुकी है। उसमें से लगभग 96% गेहूं सुरक्षित गोदाम आदि स्थानों पर पहुंच चुका है और अधिकांश जिलों में गेहूं की खरीदी बंद हो चुकी है। और वहीं जो 5 जिले कोरोना से ज्यादा प्रभावित थे, वहां खरीदी हो रही है। 1,25,25,000 मीट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा है। इसमें से 96% गेहूं प्रोक्योर हो गया है, वहाँ रख लिया गया है गोदामों में, और जो हमारे पीपी किट बने हुए हैं उनमें पहुँचा दिया गया है। हमारे अधिकांश जिलों में गेहूं की खरीद बंद हो गई है। सिर्फ वो जिले जो कोरोना से ज़्यादा प्रभावित थे, उज्जैन, भोपाल, इंदौर संभाग वाले, ऐसे 5-6 जिले हैं जहां पर के गेहूं की खरीद अभी रनिंग में है, चूँकि यहाँ कोरोना के कारण से लेट खरीद 1 महीने की हुई। जहाँ तक आपने किसानों की समस्या की बात बताई, तो ये किसानों की समस्या नहीं है। किसान ने तो गेहूं बेच दिया और हमने खरीद लिया। गेहूं का नुकसान हो रहा है, ये बात ठीक है, किसान का नुकसान नहीं हो रहा है।
ये दो बातें अलग अलग हैं। एक बात पे सहमति है, एक पे असहमति है। तो इसलिए किसान निश्चिंत रहे, उसका गेहूं खरीद लिया, उसका भुगतान हो गया, उसके खातों में डाल दिया। जिनके में नहीं डला है उनके में डाल देंगे। अब सवाल आता है उस स्थान पर पानी से भीजने की। ये बारिश जो अभी 15-20 दिन बाद आनी थी, वो निसर्गा के कारण से बिफोर आ गई है। ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है, इसलिए वो आई है। अब उसके लिए जो भी उचित हो सकता है हम वो कर रहे हैं। किसानों की गेहूं की फसल की खरीद को लेकर के मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। के दौरान ही खरीदी चालू की, पर 20 दिन लेट की। सबसे बड़ा दोष तो ये है। दूसरी बात, जिस स्पीड से गेहूं खरीदना था, लगातार 2-2 हज़ार किसानों के ट्रैक्टर ट्राली तुलाई केंद्रों पर पड़े रहे और ये सरकार की जो धीमी चाल रही उसका भी ये नतीजा रहा। अब कह रहे 1.25 लाख करोड़ मेट्रिक टन हमने अनाज खरीद लिया। इतने बोरे बारदान की व्यवस्था आपने की नहीं, तो कैसे खरीद लिया? रखने की क्षमता ही मध्य प्रदेश में नहीं है, तो फिर कैसे खरीद लिया? इसका मतलब है कि सरकार की जो पुरानी आदत है कि पहले माल बाहर खुले में रखो और उस पर फिर भ्रष्टाचार की मोहर लगाकर काम करो, इसी प्रयास को, उनके अनुभव को काम दे रहा है। जो वेयर हाउस में रख दिया गया सुरक्षित है? नरोत्तम मिश्रा जी अगर कह रहे हैं कि 96% रख दिया गया, तो विजुअल जो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक आ रहे हैं, ये क्या है? सीहोर में यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वो चले जाएं, 1-2 हज़ार कुंटल नहीं, सैकड़ों हज़ार कुंटल गेहूं अलग अलग केंद्रों पे पड़ा है। जब भोपाल के पास ये हालत है तो पूरे प्रदेश की क्या होंगे? और जैसा मैंने कहा कि इस सरकार की नीति, पहले ऐसा काम करो जिसमें भ्रष्टाचार हो जाए। पुराना अनुभव है, काम ले रहे हैं। ये सर राजेश शुक्ला जी। शिवराज सिंह चौहान बदला ले रहे हैं किसानों से। हमने बार बार आग्रह किया उनसे कि सर सही समय पे तुलाई चालू करवाएं और तेजी से करवाएं। मध्य प्रदेश में भिंड के अटेर विधायक ने पीएम मोदी के दिए मंत्र आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया और क्षेत्र की जनता को संदेश दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समता मूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव या मूल आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की। एक तरफ कोरोना के इस मुश्किल दौर में लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों को समय से 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर खुले में रखा अनाज पानी में भीग रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी भंडार क्षेत्र में खुले में पड़ा गेहूं बारिश से भीग कर खराब हो रहा है। वहीं इस पर एफसीआई के ब्रांच मैनेजर राजेश शेखर ने कहा है कि अभी गेहूं का भंडारण चल रहा है और हम लोग गेहूं को ढक रहे हैं। अचानक मौसम खराब होने की वजह से समस्या उत्पन्न हुई है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गेहूं रखा हुआ है और जो बारिश आई तो ये सारा गेहूं जो खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है ये भीग रहा है। और वहीं जो संबंधित अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अभी भंडारण का काम चल रहा है और अचानक से ये मौसम खराब हुआ है। हालांकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी जा रही थी कि निसर्ग तूफान आएगा और उसकी वजह से काफ़ी परेशानी होने वाली है। और मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन समय रहते एहतियात के तौर पर इनको नहीं ढका गया। कहीं कहीं पर ढका भी गया है, लेकिन अधिकतम जो गेहूं की जो बोरियां हैं वो ढकी हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। इसी वजह से ये गेहूं बारिश में भीग करके ख़राब हो रहा है। एक तरफ जहां कोरोना की वजह से जो गरीब मजदूर हैं
वो लोग परेशान हैं, खाने के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है और लोग परेशान हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये लापरवाही सामने आई है। और हालांकि गृह मंत्री का कहना है कि 96% गेहूं सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है इन तस्वीरों को देख करके कि 96% गेहूं सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये गेहूं देखने को मिल रही हैं, ये तस्वीरें, इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये शिवपुरी की तस्वीरें हैं जहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर बोरियां रखी हुई है और भारी मात्रा में गेहूं का यहीं पर भंडारण किया गया है खुले आसमान के नीचे, और बारिश की वजह से यह भीग करके खराब हो रहा है। स्टोरेज चल रहा है अभी जी। स्टोरेज के दौरान अभी जमा हो रहा है, तो काफ ढक भी रहे हैं, देखा होगा आपने। जो कंप्लीट होते जाते हैं उनको अपन कवर करवाते जा रहे हैं, और स्टाफ कुछ भंडारण में लगा हुआ जमा हो रहा है, कुछ यहाँ अपने ये ढक ही रहे हैं। तो अचानक मौसम खराब हुआ है, तो फिर भी व्यवस्था में लगे हुए हैं, बचाया जाएगा पूरी तरह, अपना प्रयास होगा। क्या लेबर वगैरह की भी कोई कमी वगैरह आ रही है क्या? नहीं, लेबर की कमी नहीं। विदिन एक वीक में ये स्टोरेज हुआ है 30,000 टन। तो क्या है कि इतना स्टाफ जो अपने पास रहता है वो सभी इसी में लगा हुआ है। लेबर वगैरह की तो लेबर अलग विषय है, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वही सब काम करता है। तो भंडारण में भी लगा हुआ है और कमरे भी ढक रहे हैं। देखिए, आपने देखा ही होगा, काम चल रहा है कवर करने का। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक के खिलाफ महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला एनजीओ की संचालिका है और एनजीओ के काम के दौरान उसकी मुलाकात जनक पाठक से हुई थी और पाठक ने एनजीओ को काम दिलाने का लालच देकर के उसका शारीरिक शोषण वो करता रहा। और कलेक्टर का तबादला होने के बाद महिला ने हिम्मत कर थाने में जनक पाठक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है और पुलिस ने विभिन्न धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांजगीर चांपा एसपी पारुल माथुर जांच कर रही हैं और जनक पाठक 2007 बैच के आईएएस अधिकारी जांजगीर चांपा में 2019 में कलेक्टर के पद पर पदस्थ था। उपस्थित होकर ऑफिस में आज शाम को आके मेरे समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है, जिसमें उसने पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक के विरुद्ध उसको अश्लील फ़ोन पर मैसेज करना, चैट करना और ऑफिस में बलात्कार करने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उसका डिटेल स्टेटमेंट लिया गया। उसके द्वारा प्रस्तुत जितने भी मोबाइल रिकॉर्ड्स थे उसको वेरीफाई किया गया और जो भी पूरा घटनाक्रम था उसको वेरीफाई करने के बाद कोतवाली थाने में उसका महिला अधिकारी से बयान कराया गया। और उसके बाद अभी यहाँ पे अपराध क्रमांक 256/2020 धारा 376, 506, 509 ख का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया गया है। अग्रिम विवेचना इसके बाद की जाएगी। मैडम, पीड़िता ने साक्ष्य में क्या क्या पेश किया? वर्तमान में पीड़िता ने उसके मोबाइल में जो आरोपी द्वारा मैसेज दिए गए थे उसका कॉपी प्रस्तुत किया गया है। उसको हमने अपराध में संलग्न किया है। मेरे साथ जनक प्रसाद पाठक ने ज़बरदस्ती किया था, उनके चैम्बर में ले जाकर। मैं काम के संबंध में गई थी वहाँ, तो वो मेरा नंबर लिए थे और वो अपना नंबर भी दिए थे मिस कॉल करके, और उसी से वो 2-4 दिन तो काम की बातें किए। फिर उसके बाद अश्लील मैसेज, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल ऐसा करके वो मुझे परेशान करते थे। मैं मना करती थी, फिर भी नहीं मानते थे, उल्टा धमकाते चमकाते थे, गाली देते थे। और फिर एक दिन मैं आवेदन छोड़ के आई थी, तो मैं उनको बोली कि सर मेरा काम करा दीजिए जैसे भी होगा करके। तो ठीक है, आना है, एक आध बार हो जाएगा तुम्हारा काम बोले थे। तो फिर मैं गई उनके पास 15 मई को, तो उनके बार बार बुलाने पर गई थी। फिर वो वहाँ बैठी थी, मैं बात कर रही थी उनसे, तो वो बोले कि यहीं पे बात करेगी क्या, चल ना वहाँ कोने पे जाके बैठ के बात करेंगे करके। और फिर मुझे वहाँ से वो मेरे बाजू को पकड़े थे और फिर वहाँ से मुझे लग रहा था कि वो बाथरूम है करके, मुझे नहीं पता था वो अंदर एक चैम्बर भी है करके। फिर वो मुझे धकेल के अंदर ले गए और वो मेरे साथ फिर बलात्कार की ज़बरदस्ती।
पूर्व कलेक्टर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है और अब मामले में जांच की जा रही है। यह महिला जो कि एक एनजीओ की संचालिका बताई जा रही है और इसने पूर्व कलेक्टर पर मामला दर्ज करवाया है। जितेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी मैं बता दूंगा। जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक ने एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उनसे एनजीओ का काम दिलवाने के लिए पूर्व कलेक्टर ने पिछले महीने उसके साथ रेप किया था। कलेक्टर के कमरे में ही उससे बलात्कार किया था, जो कि महिला ने कहा कि कलेक्टर का ट्रांसफर होने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पारुल माथुर को स्वयं सिटी कोतवाली में जाकर उक्त महिला को बयान दर्ज कराया। रात के 9 बजे तक पुलिस ने मामला का दर्ज कराया और एफआईआर कराया। जी जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जनक पाठक का यहाँ से कितने दिन पहले या कितना समय हो गया है जब उनका यहाँ से ट्रांसफर किया गया है? जी बता दूं, अभी वर्तमान में कुछ ही दिन पहले सभी कलेक्टर का ट्रांसफर किया गया था, जिसमें उनका भी ट्रांसफर हुआ। ये करीबन 15 दिन पहले की बात है और उसी में ट्रांसफर हुआ। उसके बाद ये महिला जो है थाने में जाके रिपोर्ट कराई और 376 के मामले में ये रिपोर्ट दर्ज हुआ। जी, कितने दिन पहले की ये बात बताई जा रही है जब उनके साथ ये दुष्कर्म का मामला सामने आया है? ये बता दूं 15 दिन पहले का मामला है ये। जी 15 दिन पहले का पूर्ण मामला है। उसके बाद महिला अपने पति को बताने से डर रही थी और डर रही थी। उसके पति हिम्मत जुटाई, उसके बाद एफआईआर कराया गया एसपी मैडम के पास जाकर। जी, जनक पाठक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई सफाई सामने आई हो? जी बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ शासन जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसका जांच के लिए टीम गठित कर दिया गया है और टीम गठित करने के बाद उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। और बता दें कि शासन ने भी इसके जांच के लिए कमेटी बैठाई हुई है और उसके सफाई तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी, और पुलिस अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहना है फिलहाल, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? जी बता दूं, जैसे हमारे यहाँ जैसे एसपी मैडम है, एसपी मैडम ने उनके व्हाट्सएप में जो असली चैट आया था उसका भी वेरीफाई किया गया है। वेरीफाई करके उसको अभी एफआईआर करके हाई कमान पे भेज दिया गया है। और पीड़िता की जांच कंप्लीट हो गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वीडियो रिकॉर्ड के जरिए भी जांच की गई है और मेडिकल भी करवाया गया है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व कलेक्टर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया है और इस मामले में अब जांच की जा रही है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दुकानें खोलने को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार दुकानें 1, 2, 3 नंबर के हिसाब से खुलेंगी, मतलब अलग अलग दुकानों को नंबर दे दिए गए हैं। उसी के अनुसार दुकानें सुबह 7 बजे से रात 8:30 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना के साथ ही दुकानदारों समेत ग्राहकों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा और वहीं दुकानदारों को दुकान पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो भोपाल में ये आदेश अब दे दिए गए हैं। जिस तरीके से रेड जोन में था भोपाल और लॉकडाउन का अब 5वां चरण चल रहा है, इसको अनलॉक 1 भी कहा जा रहा है और इसी के मद्देनजर अब भोपाल में भी ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब दुकानें खोली जा सकती हैं। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें दुकानों को नंबर दिए गए हैं और अब नंबरों के हिसाब से दुकान खोली जाएंगी। और भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन की भी पूरी व्यवस्था दुकानदारों को करनी होगी और मास्क लगाना यहाँ पर अनिवार्य होगा। भोपाल में
जो केंद्र शासन और राज्य शासन के निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अंतर्गत दुकानों को खोला गया है। अब चूंकि दुकानें खुली हैं तो बहुत सारी जगह भीड़ सी हो रही है और इसके लिए हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जो दुकान में लोग आते हैं एक निर्धारित संख्या से ज़्यादा लोग अंदर ना आएँ, लोग मास्क पहन के ही अंदर आएँ। जो दुकान में काम करने वाले लोग हैं या जो दुकान में बैठे हुए लोग हैं वो भी बिना मास्क के बिल्कुल भी ना रहें। बिना मास्क के कोई किसी से बिल्कुल इंटरेक्ट ना करे, ये जवाबदारी दुकानदार की होगी। दुकान को सैनिटाइज़ करना, क्लीन रखना, लोग आते हैं तो हैंड सैनिटाइज़ करवाना, ये जवाबदारी भी उनकी रहेगी। साथ में ये बहुत आवश्यक है कि जैसा हम देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस के प्रकरण बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हम सजग रहेंगे तो ये नहीं बढ़ेंगे। हमारी सजगता सिर्फ इस बात की है कि हम मास्क लगा के ही निकले, हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं। भीड़ है तो वहाँ पे कुछ समय बाद चले जाएं और इसके साथ साथ हम लोग ये भी सुनिश्चित करें कि जहाँ पे भी हम लोग जाएं फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर रखें और हैंड सैनिटाइजेशन की प्रोटोकॉल को हम बिल्कुल भी ना भूलें। हमने भोपाल में भीड़ ना हो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग दिनों में शॉप को खोलने का एक रोस्टर बनाया हुआ है। अब उसके साथ हमने एक एडिशनल यह चीज़ करी है कि दुकानों पे नंबर रहेंगे 1, 2, 3। चूँकि 33% दुकानें अलाउ हैं तो एक दिन में एक खुलेगी, फिर दो दिन हफ्ते में एक नंबर खुलेगा, 2 दिन हफ्ते में दूसरा नंबर खुलेगा और तीसरा नंबर शेष 2 दिनों में खुलेगा और एक दिन ऑफ रहेगा। इस व्यवस्था से हम लोग यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो और व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। टिड्डी दल के बढ़ते आतंक से किसान खासे परेशान हैं। अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी टिड्डी दल ने हमला किया है और ये फसलों के साथ पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं किसानों के साथ ही प्रशासन भी इसको भगाने की जुगत में लगा हुआ है और पेड़ पौधों पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है। वहीं कई जगहों पर किसान थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। टिड्डियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। पंजाब, राजस्थान और उसके बाद अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी टिड्डियों का आतंक देखने को मिल रहा है और लगातार जिस तरीके से फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है टिड्डी दल के द्वारा, तो उसी को लेकर के सरकार भी सतर्क है और जिला प्रशासन को भी अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से भी और किसान भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो भी उपाय उन्हें बताए गए हैं, थाली बजाकर या किसी भी तरीके से शोर मचा करके इनको भगाया जा सकता है और कीटनाशक दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका भी छिड़काव पेड़ पौधों पर किया जा रहा है ताकि इस टिड्डी दल के प्रकोप से बचा जा सके और इसको भगाया जा सके। ग्राम ख्याबदा में टिड्डी दल का रात्रि विश्राम था, इसकी सूचना हमें प्राप्त हो गई थी, हमारे पटवारी द्वारा, आरआईयू द्वारा प्राप्त हुई थी। उसी के तहत में हम लोगों ने प्लानिंग करके सवेरे 4 बजे से ऑपरेशन करने का प्रयास किया। उसमें हम लोगों ने केंद्रीय टिड्डी दल जो सेंटर से आया हुआ है, राज्य टिड्डी दल और कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, एग्रीकल्चर एसडीओ और राजस्व विभाग की पूरी टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। 2 फायर ब्रिगेड नगर पालिका से लेकर हम लोग गए थे और 4 ट्रैक्टर थे और 2 उनके गाड़ियाँ थे केंद्रीय दल की। उसके साथ में वहाँ पे दवाइयों का स्प्रे किया गया, जिससे काफ़ी संख्या में टिड्डी मारी गई है। छत्तीसगढ़ के करगी रोड कोटा नगर पंचायत के अंतर्गत वार्डों में बन रहे प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है और देश के प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को ठेंगा दिखाते हुए नगर पंचायत कोटा के अंतर्गत वार्डों में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास की मॉनिटरिंग न तो नगर पंचायत के अधिकारी और न ही इंजीनियर और न ही जनप्रतिनिधि किसी की ओर से संज्ञान नहीं लिया जा रहा। प्रधानमंत्री आवास हितग्राही को कोटा नगर पंचायत के ही कुछ कर्मचारी जो कि कोरोना काल के समय भी सरकारी कामकाज छोड़कर वर्तमान में ठेकेदार की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं और इसके अलावा अनुभवहीन नए ठेकेदार जर्जर दरार से परिपूर्ण आवास निर्माण कराकर हितग्राही और हितग्राही के परिजनों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के किस्त की राशि हितग्राही से दबाव पूर्वक लेकर भी सुरक्षित आवास निर्माण नहीं किया जा रहा। जानकारी मिल रही है जैसे कि कोई ठेकेदार के द्वारा यह निर्माण किया गया। जी हाँ, आप देख सकते हैं आवास की जो स्थिति है इतनी दयनीय हो चुकी है। जो बिल्डिंग में जो दीवार वगैरह खड़ी की गई थी पूरी दरार मार चुकी हैं और ये और इनका पूरा परिवार इस जगह में निवास करता है। अब देखना ये होगा कि जो नगर पंचायत में सोए हुए अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, क्या इसकी उनको जानकारी
मिली है कि नहीं मिली है। क्या मोहनलाल केवट इसी आवास में ही अपना निवास करेंगे? देखने वाला विषय है। जो भ्रष्टाचार किया गया है, जैसा आप देख सकते हैं वर्तमान में जो दीवार हैं, जो दरारें पड़ चुकी हैं, कभी भी लेंटर गिर सकता है। कोरोना संक्रमण के बीच दूसरे राज्यों में काम करने गए छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की वापसी का दौर लगातार जारी है। आज विशेष विमान से 179 श्रमिक बेंगलुरु से रायपुर लाए गए और एयरपोर्ट पर सभी की स्वास्थ्य जांच के बाद इन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया, जहां उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन पर रखा जाएगा। और अपने गृह राज्य वापसी करने वाले श्रमिक महासमुंद, बलौदाबाजार, मरवाही, पेंड्रा और जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के नौगांव में 5 साल की मासूम से रेप और हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मासूम का पड़ोसी राजेश विश्वकर्मा है और उस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। और पुलिस ने बताया कि नौगांव थाना क्षेत्र के बनगाय में मासूम का रेप कर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है और आरोपी राजेश विश्वकर्मा ने घटना को अंजाम दिया था। आरोपी की पत्नी का उसके सगे भाई से अवैध संबंध भी था और इससे वो नाराज था और आरोपी ने नशे में पत्नी से झगड़ा किया और घर से निकल गया। पड़ोस की मासूम को सोते हुए उठाया और कुएं पर ले जाकर के उसके साथ रेप कर दिया। इसके बाद डर कर और मामले को छुपाने के लिए कुएं में ही फेंककर हत्या कर दी और घटना की जांच के लिए 13 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। ये जो घटना हुई है 28 और 29 तारीख के दरमियानी रात थाना नौगांव चौकी लुगासी में ग्राम बनगाय में जो हुई थी, जो 29 तारीख की सुबह एक 4 वर्षीय बच्ची की कुएं में लाश मिली थी। उस संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया गया था। अनुसंधान में 14 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था। इस मामले में जब संदिग्धों से बारीकी से पूछताछ की गई तो मृत बालिका के एक पड़ोसी राजेश विश्वकर्मा के बारे में पता चला, जो 28 तारीख की रात को अत्यधिक शराब का सेवन उन्होंने किया था और गांजे का सेवन किया था। इसके बाद उनकी अपनी धर्मपत्नी से झगड़ा हुआ। इस बात पर झगड़ा हुआ कि उनकी पत्नी का उनके छोटे भाई से अवैध संबंध है। इसी नाराज़गी में आरोपी राजेश अपने घर से करीब 9 साढ़े 9 बजे बाहर निकल आया। उसके बाद वो कहाँ गया किसी ने उसको देखा नहीं। फिर सुबह 4 बजे वो अपने घर में वापस आया। जब वापस आया तो उनके परिजनों द्वारा देखा गया कि उसे काफ़ी चोटें हैं। चोट के बारे में उन्होंने आरोपी ने किसी को नहीं बताया और जाकर सीधा सो गया। जब पुलिस के द्वारा सघनता से पूछताछ की गई, मेडिकल परीक्षण कराया गया तो मेडिकल परीक्षण में जो चोटें आई थी उसमें टीथ बाइट एवं नेल से स्ट्रगल के निशान थे, जो मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट लिखे हुए हैं। इन सब तथ्यों को लेकर जब उसने पूछताछ की गई और 28 और 29 के दरमियानी रात में जो उन्होंने किया उसके संबंध में उनसे पूछा गया तो निरंतर वो विरोधाभासी जवाब देते रहे और अपनी चोटों के बारे में कोई भी समाधानकारक जवाब नहीं दे पाए। हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उसने पूरा घटनाक्रम बताया, जो स्वीकार करते हुए कि जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संत कबीरदास जी को याद किया है और उनकी जयंती पर उन्हें नमन करते हुए उन्होंने कहा है कि कबीरदास जी न सिर्फ एक आध्यात्मिक संत थे बल्कि वो एक समाज सुधारक और युग प्रवर्तक भी थे। उनके विचारों ने भारत समेत पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, परोपकार और सामाजिक समरसता के उनके संदेश को छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी आत्मसात किया है और कबीर धाम से लेकर के दामोखेड़ा तक उनकी अनुयायियों ने आज भी उनके विचारों की अलग जगह रखी है और कबीरदास जी ने हमेशा सामाजिक कुरीतियों को प्रहार किया और मानवतावादी समाज की रचना के लिए प्रेरित किया है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं और उन्हीं के जीवन मूल्यों को लेकर के हम नया छत्तीसगढ़ गढ़ने की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के एक और जहां सतर्क है तो वहीं पंचायत स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल ताजा मामला बलौदाबाजार जिले के ब्लॉक मुख्यालय बिलाईगढ़ का है, जहां पर ग्राम पंचायत
चिकनीडीह में मनरेगा का काम चल रहा है और यहाँ पर लगभग 400 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर के जिम्मेदार कर्मचारियों की उपस्थिति में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं और न ही मजदूरों ने मास्क लगा रखा है। नहीं, जैसे कि देखिए अब गांव देहात में ऐसा होता है, मजदूर को हम लोग समझा रहे हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करना है भाई, तो एक एक गड्ढे में 2 आदमी बैठा दिए हैं और थोड़ा तो शुरू में लगता है समझाने में, 500 मजदूर हैं और इतना को तो आपके बात को नहीं मार रहे हैं क्या मजदूर? नहीं मार रहे हैं, सभी मार रहे हैं। मार रहे हैं तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।